नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने रुपए का अर्थदंड दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के बाद लगा सकता है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 10,000 रुपए का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार का दंडादेश दे सकता है? तो याद रखिएगा, विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का अर्थदंड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि असंज्ञेय अपराध के मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने को प्राधिकृत नहीं होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत यह परिभाषा किस धारा में वर्णित है? तो आपको याद रखना है, धारा 2 ठा में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में किस शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 झा में परिभाषित किया गया है? तो आपको याद रखना है, न्यायिक कार्यवाही। धारा 2 झा में न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित शब्द और उनकी धाराओं में विसंगत को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध धारा 2 ठा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये विसंगत है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो असंज्ञेय अपराध जो है धारा 3 का में परिभाषित नहीं किया गया है, असंज्ञेय अपराध को धारा 2 ठा में परिभाषित किया गया है। और सब सही हैं, वारंट मामला धारा 2 भा में, पुलिस रिपोर्ट धारा 2 दा में और परिवार धारा 2 घा में। ठीक है, तो ये इसमें विसंगत थी, इसलिए इसको या अर्थात बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में लोक अभियोजक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका धारा 2 पा में, मतलब ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके उच्च न्यायालय के लिए राज्य शासन की ओर से किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ढूंढना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, सही नहीं है, मतलब क्या, असत्य है। जो कथन यहाँ पर असत्य है उसको ढूंढना है। ठीक है, वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो है अन्वेषण की प्रक्रिया न्यायिकेतर अर्थात गैर न्यायिक होती है, और बी अन्वेषण अपराध एवं शांति भंग के मामले में साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है कि जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका
सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत है। जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और डी ऑप्शन देख लीजिए, जांच का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय, फिर यहाँ पर खाली स्थान है और संबंधी प्रावधान है, तो आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको जो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अधिकारिता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा भाई, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है? तो आपको याद रखना है 7 वर्ष तक का कारावास या असीमित अर्थदंड या दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः अन्वेषण की कार्यवाही में निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही सम्मिलित रहती है? तो आपको याद रखना है, देखिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित किया जाना। ठीक है, ये कह रहा सामान्यतः अन्वेषण की कार्यवाही में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित किया जाना। दूसरा है संदेहप्रद अपराधी की खोज तथा गिरफ्तारी, बिल्कुल, और अपराध कारित होने से संबंधित साक्ष्यों का संग्रह। ठीक है, तो ये तीनों सही, इसका मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, जो कि अन्वेषण की कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या इस कार्यवाही में सम्मिलित हैं, तो ये तीनों, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत अपराधों के शमन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 320। धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के शमन के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संगीन अपराधों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं। संगीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में परिभाषित है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संज्ञेय अपराध की प्रकृति गंभीर और संगीन होती है। तीसरा ऑप्शन है कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन, मतलब ए बी सी में जो कहा गया है वो संज्ञेय अपराध के संदर्भ में सत्य कथन है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा ये सभी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय, उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।